SQ2 में नेक्स्ट ऑर्गन है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट आपको मालूम है कि हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं, मिस्टर वेंकैया नायडू। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये ध्यान देने की चीज़ है। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लोकसभा के मेंबर की तरह ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर एज को छोड़ दिया जाए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा के मेंबर की क्वालिटी होनी चाहिए, वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर है उसकी एज 30 ईयर होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोकसभा के मेंबर की एज 25 या उससे एबव होती है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। और इसके टर्म्स क्या हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अपने टर्म पर, अपने पोस्ट पर कब तक बने रहते हैं, तो 5 ईयर तक रहते हैं। 5 ईयर के पहले भी वो हट सकते हैं अपने पोस्ट से। उनको रिजिग्नेशन लेटर देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन लेटर देते हैं। और दूसरा मेथड है इम्पीचमेंट से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। इनका पोस्ट क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो वर्क है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जैसे लोकसभा के हेड स्पीकर होते हैं, वैसे ही राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। क्लियर। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैंने आपको बताया कि उनको हटाया भी जा सकता है, रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। और लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट का भी काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, है ना, या प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे दिया हो, या प्रेसिडेंट को हटा दिया गया हो। इस बेस पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करते हैं। और जो राज्यसभा का चेयरमैन की ड्यूटी है वो उसको कौन निभाता है? डिप्यूटी चेयरमैन उसको करता है। वाइस प्रेसिडेंट की क्या सैलरीज हैं, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस क्या हैं? तो उनकी सैलरी 4 लाख है ना, 4 लाख है। पहले 1,25,000 थी, उसको बढ़ा दिया गया, 4 लाख पर मंथ हो गई है। और भी अलाउंसेस उनको मिलते रहते हैं, अलाउंसेस। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, याद रखिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ पर मोदी जी दिख रहे हैं, अभी भी हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ़ द यूनियन गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड ऑफ़ द यूनियन गवर्नमेंट, वही हेड हैं, है ना। द पार्टी दैट विन द मेजॉरिटी ऑफ सीट इज़ लोकसभा फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलता है इलेक्शन में, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, यानी लोकसभा में उनकी सीट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है ना, 272 से ज़्यादा अगर है जिस पार्टी की, तो वही गवर्नमेंट बनाती है ना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उसको रूलिंग पार्टी कहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की बनती है। द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो मेजॉरिटी वाली पार्टी को बुलाते हैं, यानी उसके लीडर को बुलाते हैं, यानी जिस पार्टी की मेजॉरिटी हो गई है उसके लीडर्स को बुलाते हैं और इनवाइट करते हैं। फिर वो जो लीडर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट चूज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम एमंग दियर ओन मेंबर्स। और प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा? जो पार्टी की मेजॉरिटी होती है उसके मेंबर्स अपने एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, है ना, आपस में ही इलेक्ट करते हैं। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आई, मेजॉरिटी जब उसको मिल गई तो जो एमपीज थे बीजेपी के, तो उनमें से एक लीडर इलेक्ट किए कि ये मेरा लीडर है। तो मोदी जी को वो इलेक्ट किए कि मोदी जी ही हमारे इस पार्टी के लीडर है। तो उन्हीं को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए, है ना, अपॉइंट करता है। अब इसके फंक्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन तो बहुत हैं, ये तो जानना ही चाहिए आपको। द प्राइम मिनिस्टर हेड
द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर्स के जो ग्रुप हैं, है ना, मिनिस्टर के जो ग्रुप हैं उसको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो उसके हेड को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उसमें हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ही चूज़ द मिनिस्टर्स एंड अलॉट दियर पोर्टफोलियोज, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ को चूज़ करता है, वही काम बांटता है सबको, कौन काम क्या करना है, और वही प्रिसाइड्स करता है, वही सबकी अध्यक्षता करता है, यानी हेड होता है। कोई भी मीटिंग होती है तो उसकी जो प्रिसाइड्स करते हैं वो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और वही कोऑर्डिनेट का काम करते हैं, आपस में तालमेल बना कर रखते हैं। द एग्जीक्यूटिव डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कन्वेड टू द प्रेसिडेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। क्लियर? यानी कि जो भी डिसीज़न होता है एग्जीक्यूटिव के, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, और उसमें जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीज़न मेन माना जाता है। अच्छा, एक डिबेट हुआ यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें बताया गया है कि जो पावर होते हैं वो प्रेसिडेंट के कम होते हैं, कोई कहता है कि ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये डिबेट दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि प्रेसिडेंट का पावर कम होता है ना, और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट का पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, तो 2 अमेंडमेंट सबसे इम्पोर्टेंट 42 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट हुआ। जो 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 में और 44 अमेंडमेंट हुआ 1978 में। दोनों अमेंडमेंट में बताया गया, मतलब दोनों का दोनों जो अमेंडमेंट है इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो पावर है प्रेसिडेंट के उसको कम ज़्यादा करते हैं। बोथ द अमेंडमेंट्स मेड द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस को प्रेसिडेंट लेता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको माने ही। लेकिन जब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी एडवाइस पर सोचने के लिए कहता है और अगर वो एडवाइस दोबारा देते हैं तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मानना ज़रूरी होता है। तो इसमें ये सेंस में बताया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप देखेंगे, मिनिस्टर्स 3 टाइप के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्यूटी मिनिस्टर्स। जो उसमें हेड होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। क्लियर? और स्टेट मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर को, यहाँ फंक्शन को बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीज़न होता है वो प्राइम मिनिस्टर्स एक तरीके से उसका हेड होता है, उसकी सलाह पर ही हर काम होता है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से ही कोई भी डिसीज़न एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर? यानी एग्जीक्यूटिव में जो भी डिसीज़न होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है और उसमें जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर्स के साथ साथ, यानी आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिल को इंट्रोड्यूस करती है। कोई भी बिल अगर पेश होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उसको पेश करती है। बजट तैयार करती है ना, जितनी बजट हर साल जो पास होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही उसको पास करती है, तैयार करती है। पार्लियामेंट पास करेगी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रिपेयर करती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रिपेयर करती है। द काउंसिल गिव्स इफेक्ट टू लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये चीज़ बताया गया। पार्लियामेंट के कुछ रूल हैं, जैसे क्वेश्चन आवर हैं। क्वेश्चन आवर में जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो इससे स्टार्ट होता है ना। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं
ये कोई भी मेंबर से पूछ सकता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी होता है, ये अलग मेथड है किसी मिनिस्टर से कुछ पूछने के लिए। तो इसमें कोई ग्रेव नेशनल कंसर्न है, कोई गंभीर मामला है, उस पर किसी मिनिस्टर से राय लेना है, उससे क्लियर करना है कोई मामला है, तो उसको कॉलिंग अटेंशन मोशन से वो चीज़ पूछा जा सकता है। एडजर्न मोशन is also used to seek clarification. It takes place when a proposal by a member of the House is accepted to discuss some urgent matter of public importance, suspending the normal business of the House. तो ये सब जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अगर और मेंबर्स मेजॉरिटी से इसको पास कर दें, तो किसी भी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अगर ये पास हो गया कि मिनिस्टर सही नहीं है, काम सही नहीं कर रहा है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए से अगर मेजॉरिटी आ जाती है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से इलेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये सब है, रूल है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक। आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय ए बॉडी कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉलेज। क्लियर? तो इसका आंसर होगा इलेक्टोरल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका आंसर होगा राज्यसभा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1976। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5, the proposal to discuss some urgent matter of the public interest is calling attention motion. अब आप ट्रू फॉल्स है, राइट टी अगेंस्ट द स्टेटमेंट एंड यफ अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो सही है उसके सामने टी लगाना है, जो गलत है उसको यफ लगाना है। तो इसमें देखिए, तो इसमें A1 देखिए, द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट इज़ 6 ईयर। ये रॉन्ग है क्योंकि 5 ईयर होता है। इसके यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? यफ लगाएंगे। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू ए जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन, इसमें जनरल इलेक्शन में प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है या बदल सकते हैं। तो सही है, इसके ट्रू यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, द प्रेसिडेंट प्रिपेयर द एनुअल बजट एवरी ईयर। तो प्रेसिडेंट जो बजट है वो प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिपेयर करती है। तो इसलिए ए भी एफ हो जाएगा, फॉल्स है। क्लियर? नेक्स्ट है, टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी 50 ईयर्स ओल्ड। यानी एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उसकी एज जो है 50 ईयर्स ज़रूर होना चाहिए। ए भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 5 है, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा। तो ए भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस नहीं करता। इस तरीके से इसमें सिर्फ सेकंड ट्रू है, यानी ए ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Answer the following question in 1 or 2 words each. What is the procedure of removing the president from office called? यानी किस तरीके से, किस प्रोसीजर से प्रेसिडेंट को उसके पद से, उसके पोस्ट से, उसके ऑफिस से हटाया जाता है? तो उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। क्लियर? इम्पीचमेंट कहते हैं।
वेयर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहते हैं, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रहते हैं। नंबर 3, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, यानी उनकी नामौजूदगी में, उनके एब्सेंट में, अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट का काम कौन करते हैं, तो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। क्लियर, उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेथड टू एलिसिट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ए मिनिस्टर, यानी कि किसी मिनिस्टर से उसकी क्लैरिफिकेशन, यानी उसके बारे में उनके जो काम कर रहे हैं अगर क्लैरिफिकेशन करना है, डिटेल जानना है, उससे उस मेथड को क्या कहते हैं। यानी किसी मिनिस्टर से उनके डिपार्ट के बारे में जानना है, उनके काम के बारे में जानना है, तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। मैं आंसर की अभी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या है, तो इम्पीचमेंट है द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करने की वजह से उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट के ज़रिए से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करता है तो। ठीक, एक ज़रिया है, एक मीडियम है इम्पीचमेंट, जिससे उसको हटाया जा सकता है। नंबर 2, व्हाट आर द डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर क्या है, तो उसका डिप्लोमेटिक पावर है 2 A B। तो ए में है द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेंड्स एंड रिसीव एम्बेसडर, यानी एम्बेसडर को भेजते हैं दूसरे कंट्री में और रिसीव करते हैं। क्लियर। दूसरा बी है ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर कॉन्क्लूडेड इन द प्रेसिडेंट्स नेम, यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट जो भी समझौते होते हैं, मुआहदे होते हैं, संधियाँ होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट रूल और स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इसका आंसर है इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन दिस इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल। तो ये आर्टिकल 356 के अंडर में है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो उसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहते हैं या प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ये आर्टिकल 356 के अंडर में रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। क्लियर। व्हाट आर द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स यानी उपलब्धियाँ और अलाउंसेस यानी भत्ते क्या हैं, तो इसमें है द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर 4 लाख, यानी कि 4 लाख रुपए इनकी इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस हैं। और जब वो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन, चेयरमैन कह सकते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं की तरीके से काम करते हैं, तो उनको डेली जो अलाउंसेस मिलता है वो एमपीज़ के परमिसिबल जैसा मिलता है, यानी एमपीज़ के तौर से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 है व्हाट इज़ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट यानी लोकसभा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो पार्लियामेंट के लोकसभा से पास किया जाता है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी पास किया जाता है। गवर्नमेंट की गलती कोई होती है तो ये पास किया जाता है। अगर पास हो जाता है तो कैन काज इट टू रिज़ाइन, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना होता है इफ़ इट्स लॉसेस कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, है ना। अगर ये पास हो जाता है तो एक तरीके से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन देना होता है, उस मिनिस्टर को रिज़ाइन देना होता है।
तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।